हेलो एवरीवन। तो हमारा जो सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स। उसका आज हम पहला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है करिकुलम। करिकुलम का कंसेप्ट क्या है और करिकुलम की इम्पोर्टेंस क्या है। जो हमारा करिकुलम है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं हम। जैसे एक मैंने ये इमेज ली है, ये इमेज। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो करिकुलम है, ये करिकुलम की कितनी ब्रांचेस हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं करिकुलम्स की बात करूँ तो हमारे जनरली क्या होता है, हमारे माइंड में आता है सिलेबस। करिकुलम को हम सिलेबस से जोड़ते हैं, सिलेबस से माइंड में फिर फर्दर क्या आता है, हमारे स्कूल। तो ये रहा स्कूल, स्कूल और कॉलेज, ये रहा कॉलेज। ठीक है, स्कूल और कॉलेज के बारे में बात करें तो हमारे माइंड में क्या आता है, एजुकेशन। ये रहा एजुकेशन। अब जब एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन के बाद हमारे जो माइंड में क्या आता है, कोर्स। ये रहा कोर्स, कोर्स, बैचलर कोर्स। ठीक है, जब कोर्स की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है, स्टडी। ये रहा स्टडी, स्टडी। जब स्टडी की बात करते हैं तो हमें क्या स्टडी करना होता है, कुछ सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन। एंड हियर इज द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्स की क्या होती है, ऑब्वियसली बुक्स, जहां से हम पढ़ेंगे, बुक्स है ना। बुक्स से क्या मिलती है हमें, नॉलेज। अब नॉलेज हमें किस फॉर्म में मिलती है, थ्योरी, है ना। थ्योरी और प्रैक्टिस, बेसिकली प्रैक्टिकल, है ना। किस तरह की, साइंटिफिक भी होती है, थ्योरेटिकल, फिलोसॉफिकल, हर तरह की, है ना। तो उससे इन सबको करने से हमारा क्या डेवलप होता है, हमारी एबिलिटीज डेवलप होती है ना। इनेट एबिलिटीज, या फिर हम लोग जो कुछ भी नया सीखते हैं वो चीज, है ना। हम लोग वहां पे क्या पढ़ते हैं, बेसिक्स पढ़ते हैं। पहले बेसिक्स से शुरुआत होती है हमारी, है ना। फिर धीरे धीरे हमारी लर्निंग होती है ना। लर्निंग कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोर्स प्रोग्राम एक ही चीज है बेसिकली, है ना। वहां पे हमें क्या होता है, कोई टीचर पढ़ाता है, टीच करता है कोई, है ना। हम एज अ स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं बेसिकली, है ना। जब ये चीजें हम यहाँ से होकर लास्ट में हम लोगों की जब इवेल्युएशन होती है, लेसन, जिसमें ये देखो लेसन रहेगा, सॉरी, लेसन हम लोग पढ़ते हैं, लाइफ लेसन भी होते हैं, कंसेप्चुअल लेसन भी होते हैं, प्रैक्टिकल लेसन भी होते हैं। उसके बाद इवेल्युएशन होती है तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, सक्सेस तक। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसमें इस चार्ट में हमारी जो है पूरी एक लर्निंग की या करिकुलम की बेसिकली कहें तो एक जर्नी कवर हो रही है। एक स्टूडेंट, है ना, कहाँ से शुरुआत करके कैसे अपनी एक सक्सेस गेन करता है, सक्सेस, है ना। उसको एक टीचर टीच करता है, टीचर हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो करिकुलम हमें इस वे में देखें तो हम लोग जो है कितनी एक वाइडर टर्म देखने को मिलती है, कि करिकुलम कितनी वाइडर टर्म है जो एक एजुकेशन को एक्सप्लेन करती है। कि एजुकेशन अपने आप में एक वाइडर टर्म है, एजुकेशन में सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। कोई स्कूल अलग नहीं इसमें, कोई कॉलेज अलग नहीं, कोई नॉलेज अलग नहीं, कोई थ्योरी अलग नहीं, कोई प्रैक्टिकल अलग नहीं। तो करिकुलम को हम एक वाइडर टर्म कंसिडर करते हैं। अब देखते हैं करिकुलम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो करिकुलम को क्या कहते हैं, एक हम लैटिन वर्ड से निकला है करियर, जिसका मतलब होता है अ रेस और ए कोर्स। तो अब हम एक रेस और कोर्स की बात करूं, अगर मैं, मेरे माइंड में क्या आता है, अगर मैं रेस और कोर्स के बारे में, एक रेस कोर्स कहते हैं ना, एक रेस कोर्स, है ना। बिल्कुल एक स्ट्रेट रेस कोर्स होता है जिसपे आपको दौड़ना होता है ना। उससे आप बाहर नहीं जा सकते, उसमें एक आपको एक लाइन लगा दी होती है कि आपने उसके अंदर और उसके ऊपर ही दौड़ना होता है। आप बाहर जाओगे तो आप आउट हो जाते हो, है ना, गेम से बाहर हो जाते हो। तो बेसिकली क्या है, सामने क्या है, एंड में आपको एक क्या नजर आता है, एक रिबन नजर आता है वहां पे। तो वो रिबन आपको माइंड में क्या आता है, वहां तक पहुंचना मेरा एम है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैंने वहां तक पहुंचना है जीतने के लिए, है ना।
उस गेम को, उस रेस को विन करने के लिए वहां तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? यू नीड टू रन। आपको दौड़ना पड़ता है ना? दौड़ना कहाँ? उस रेस कोर्स पे। आप कहीं लेफ्ट राइट कहीं नहीं जा सकते, आपको एक स्ट्रेट उस रेस कोर्स पे दौड़ना पड़ता है जहां आपको बताया गया है, भी आपने उस लाइन के अंदर दौड़ना है। आपके साथ और लोग भी होते हैं। जब आप वहां पर पहुंच जाते हो, आप उस गोल को अचीव कर लेते हो, है ना? और यहाँ पर तो चलो हम लोग रेस कोर्स की अगर बात करें, यहाँ पे कोई विनर एक होता है। और अगर हम लोग करिकुलम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो हर कोई जो है, हर किसी के लिए जो करिकुलम है एक रेस कोर्स है। बिकॉज रेस कोर्स क्या हुआ यहाँ पे हमारे, हम लोग जो स्टडी करते हैं, हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, है ना? जो स्लो होगा वो स्लो पहुंचेगा, जो फास्ट होगा वो फर्स्ट फास्टली कवर कर लेगा सारा कुछ। तो बेसिकली इसलिए इसको एक रेस कोर्स कहा गया है। तो ये एक एजुकेशन का बहुत इंटीग्रल पार्ट है ना? टू रीच पर्टिकुलर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो गए हमारे? जो एजुकेशन की, बेसिकली एजुकेशन की, है ना? जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। पर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हर करिकुलम यानी कि हर कोर्स ऑफ स्टडी के डिफरेंट होते हैं। अगर साइंस का अगर फॉर एग्जांपल हम ले, तो साइंस के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होंगे। उसमें आपको साइंस के फॉर्मूलेस जैसे आप याद करते हो, है ना? उसको उसमें जो आपको साइंटिफिक रूल्स सारे आपको लर्न होने चाहिए। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। लॉज जो आपको प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं उसके बारे में होने चाहिए। तो वो जब हम लोग वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लर्न करते हैं या फिर टीच करते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। आपको वो कंसेप्ट सीखने हैं, वो लॉज सीखने हैं, वो रूल सीखने हैं। इसी तरह मैथ्स, मैथ्स में भी वही लॉ, वही रूल्स वगैरह आप सीखते हो, फॉर्मूलाज हम याद करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव्स क्यों? बिकॉज उसको रियल लाइफ में हम लोग कहाँ यूज करेंगे तब हमें नहीं पता होता। जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है वो साइंस, वो मैथ्स जो हमें बचपन में डिफिकल्ट लगते थे, वो यूज कहाँ होते। ठीक है? तो करिकुलम क्या है? इट रेफर्स टू द लेसन्स एंड एकेडमिक कंटेंट taught in a school or in a specific course of program। तो हमारा जो करिकुलम क्या हो गया? एक कोर्स है, लेसन्स हो गए। हम लोग लेसन्स पढ़ते हैं, हमारा उसमें लेसन्स में डिवाइड होता है ना, जो कंटेंट होता है ना? हर स्पेसिफिक कोर्स का अलग कंटेंट होता है, अलग जो करिकुलम होता है, उसे हम लोग करिकुलम कहते हैं। ठीक है? तो इस पे इसको बेसिकली क्या कहते हैं? रेफर्स टू द नॉलेज एंड स्किल्स स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। वही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना? हम लोग इसको जो अपनी जो एजुकेशन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लर्निंग आउटकम्स जो हम लोग कहते हैं, एक्सपेक्टेड टू लर्न लर्निंग आउटकम्स, की हम कोई भी जो कंसेप्ट या चैप्टर जो भी हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, उससे बच्चों में उससे बच्चों की क्या लर्निंग होगी, उनमें क्या चेंज आएगा। अगर किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो बाद में उसको उसकी चीज की नॉलेज होगी, इसका मतलब उसमें कुछ चेंज आएगा। ठीक है? तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? लर्निंग स्टैंडर्ड्स, वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अभी जैसे मैंने बात की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना? एक्सपेक्टेड टू मीट, कि अगर मुझे कुछ आपको मैं समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आपको वो लर्न हो जाना चाहिए, वो आपको आ जाना चाहिए, उसका मतलब आपको पता चलना चाहिए, पता हो जाना चाहिए वो क्या चीज है, कैसे काम करती है, उसका क्या यूज है। कुछ भी हो सकता है, जिसको किस चीज में डिवाइड किया होता है, यूनिट्स और लेसन्स की फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, है ना? हम एज अ टीचर टीच करते हैं, है ना? कैसे? असाइनमेंट्स के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, है ना? हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं। किस तरह की, कहाँ से हम लोग हेल्प लेते हैं? बुक्स से मटेरियल गेन करते हैं, फिर वीडियोस, अभी जैसे मैं ये वीडियो प्रेजेंटेशन ही एक तरह से आपको दे रही हूँ, तो ये मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, एक तरह से टीच भी कर रही हूँ, और ये जो लिखा हुआ है ये एक तरह से कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये बेसिकली मैं किस लिए कर रही हूँ, कि मैं जो आपको करवाना चाहती हूँ, जो ये नॉलेज है, एक करिकुलम का कंसेप्ट की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो करिकुलम का कंसेप्ट में क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको पता चल जाए करिकुलम क्या है, हम लोग करिकुलम की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, हम लोग करिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो करिकुलम की बात कर रहे थे, हाँ जी। तो प्रेजेंटेशन, रीडिंग यूज्ड इन अ कोर्स, द टेस्ट, असेसमेंट एंड अदर मेथड्स यूज्ड इन इवैल्यूएट स्टूडेंट्स। तो लास्ट में जाके हमारी जो है इवैल्यूएशन होती है। तो बेसिकली ये सारा क्या है हमारा? करिकुलम। करिकुलम इन चीजों से डिफाइन करते हैं हम लोग, ये सब चीजें जो करिकुलम में होती है।
ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशंस पढ़ने से थोड़ा सा हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। कंसेप्ट हमेशा डेफिनेशन के बिना इनकम्प्लीट है, अधूरा है। डेफिनेशन से हमें क्लैरिटी हो जाती है। अब जैसे कनिगम की यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने ली है, इसमें जो कनिगम क्या कह रहे हैं, करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, जो कि जिसको टीचर को कहते हैं आर्टिस्ट। हाँ, आर्टिस्ट है ना, टू मोल्ड हिज मटेरियल। मटेरियल कौन, उसका स्टूडेंट है ना, अकॉर्डिंग टू आइडियल्स इन हिज ऑब्जेक्टिव्स, है ना, जो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को उसने आइडियल्स का है, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं बच्चों को एबीसीडी करवा रही हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, बच्चों को एबीसीडी याद हो जाए, है ना। तो मैं क्या हुई, एक आर्टिस्ट हुई, बच्चे क्या हुए, मेरा मटेरियल है, उनको मोल्ड करना, बेसिकली उनके बिहेवियर में चेंज लाना, उनकी नॉलेज प्रोवाइड करना, है ना। वहां पे उस चीज को मैं किस चीज कैसे अंजाम दे रही हूँ, कैसे उसे पूरा कर रही हूँ, इन माई स्टूडियो, दैट इज स्कूल। तो स्कूल मेरा स्टूडियो हो गया। एक और हम लोग देखते हैं, जी सैमुअल की है, करिकुलम इज द sum total of the experiences of the students that, sorry, pupils that he receives through the manifold activities that go in the school, in the classroom, in the laboratory, in the workshop, in the playground, and in the numerous informal contacts between teacher and pupils. तो ये बेसिकली हमें वही चीज बता रहा है। तो एक ओवरऑल एजुकेशन का यहाँ पे थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। बेसिकली जो जो बच्चा जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, वो चाहे कंसेप्ट बुक से पढ़ रहा हो, क्लासरूम में, चाहे वो लेबोरेटरी में वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, कोई वर्कशॉप हो, है किसी प्लेग्राउंड में, मतलब वहां पे गेम खेल रहा हो, और भी, और दूसरों के साथ इनफॉर्मल, मतलब हम लोग जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं इनफॉर्मल वे में भी, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, है ना, अपने नेबर्स के साथ मिलते हैं, है ना, टीचर और स्टूडेंट, इन सब का मिलाकर, इन सब का जो है, इन सब को करिकुलम कहा जाता है, बिकॉज ये सारा जो है कुछ ना कुछ आपको किसी ना किसी फॉर्म में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ बुक से एक कंसेप्ट या थ्योरी पढ़कर ही हमें नॉलेज नहीं मिलती। हम जो प्रैक्टिकली क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, और क्या समझते हैं, क्या फील करते हैं, ये सब एक करिकुलम का पार्ट है। तो कंसेप्ट की बात करते हैं हम अब, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। तो बेसिकली हम लोग जो है, दो कंसेप्ट देखे जा सकते हैं। एक कंसेप्ट होता है ट्रेडिशनल, और एक होता है मॉडर्न करिकुलम का जो कंसेप्ट है। पहले हम लोग जो है कंसेप्ट की बात करते हैं ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट है करिकुलम का, वो क्या है, पास्ट में हमारे जो पहले जो फॉलो होता था, वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था। वो बहुत नैरो माना जाता था, बिकॉज एक रिजिडिटी थी उसमें, फिक्स्ड और रिजिड था कंटेंट जो उसमें, है ना, जो दिया है वही पढ़ना है, जो बुक में एक चैप्टर लिखा है, 3 पेजेस का एक चैप्टर है, तो 3 पेजेस का वही चैप्टर पढ़ना, उससे बाहर उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। तो कंटेंट जो है उसको एक करिकुलम माना जाता था। तो इट डिनोट्स द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स विच चाइल्ड स्टडीज इन द स्कूल एनवायरनमेंट। तो सिर्फ एक जो सब्जेक्ट आपको एक बता दिया, एक प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से डाले हों, उसको करिकुलम माना जाता था। जैसे क्या है, जैसे ये मैंने एग्जांपल डाला, मैथमेटिक्स प्लस लैंग्वेजेस और प्लस सोशल साइंस और कुछ अदर सब्जेक्ट्स को मिला के हमारा जो ओल्ड कंसेप्ट है उसका करिकुलम बनता था, कि हमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ने जो है कंपलसरी हुआ करते थे। मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी था, लैंग्वेज पढ़ना जरूरी था, कोई सोशल साइंस पढ़नी जरूरी थी, और कोई अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने जरूरी थी। पर आज की डेट में हमारा जो जो करिकुलम है वो मॉडर्न करिकुलम है, जो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारी जो है स्टूडेंट की सारी जो नीड्स को है उसको केटर करता है। जो ये है फ्लेक्सिबल भी है, और जो स्टूडेंट्स को फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है। यहाँ पे फ्यूचर नहीं देखा जाता था पहले वाले में, यहाँ पे देखा जाता था करंट। बेसिकली आज की डेट में मुझे ये कंटेंट बच्चे को पढ़ाना है, तो ये बच्चे को आना चाहिए, कल को वो भूल जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आज की डेट में, बिकॉज जब तक उसका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक उसको वो याद रहना चाहिए, बाद में बच्चा चाहे भूल जाए। पर हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट में ये देखते हैं कि उसको वो इस तरह से आए कि वो फ्यूचर में उसको अप्लाई
यूज कर सके, भूले ना उसको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इट डील्स विद रियल लाइफ, वही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। बेसिकली उसको क्या है, जो करिकुलम का कंटेंट है बच्चे को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो उसको रियल लाइफ जो सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाए, ताकि वो उसको क्लासरूम में तो स्टडी करे, बाद में बाहर जाकर वो प्रैक्टिकली भी उसको फील करे भी, हाँ ये चीज तो मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, ये चीज बाहर भी हो रही, इट मीन्स दैट मीन्स सच में उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसकी कोई रियलिटी है। वरना हमें क्या लगता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस का एग्जाम्पल लूँ, साइंस में कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, तो आप लोग बोलोगे कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ हमने मिला लिया, कोई थर्ड कंपाउंड नया बनता है, ठीक है, आपने पढ़ तो लिया, बाद में आप भूल जाओगे। जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे आपको याद नहीं होगा कोई कौन सा कंपाउंड है। कर करके ही, बिकॉज प्रैक्टिकल उसका बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल जब तक आप करके नहीं देखोगे वो थ्योरी आपको याद नहीं होगी। कई बार क्या होता है, हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं पर प्रैक्टिकल जब कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल से कई बार थ्योरी याद हो जाती है। तो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मोटो मॉडर्न कंसेप्ट हमारा प्रैक्टिकल है बेसिकली, या जैसे ये हम लोग बात कर रहे हैं, डेट हैव मीनिंग एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको यूज कर सकते हैं, है ना। सिग्निफिकेंट सीम सिग्निफिकेंट टू चिल्ड्रन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो कहने का मतलब ये, अब एक मैथ्स का कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ, साइंस का कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ उनको वो याद हो जाए या वो सिर्फ क्रैम कर ले, उनको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि कल को अगर उन्होंने साइंटिस्ट बनना हुआ, कल को उन्होंने मैथमेटिशियन बनना हुआ, तो वो आगे दूसरों को बता सके, अप्लाई देख सके कि अगर मेरे को मैथ के फॉर्मूले यूज कहाँ करने हैं, उनको यूज। क्योंकि हम लोग जब अपने बचपन में पढ़ते थे तो हम देखते थे मैथ के फॉर्मूले यूज कहाँ होते हैं। उनको एक कमरे में ले जाके बता दो कि अगर ये कमरा है, कितने बाय कितने का ये रूम बना हुआ है, और अगर एक भी आपका फॉर्मूला गलत हो गया तो ये रूम की डायरेक्शन या रूम का जो जो भी शेप है वो खराब हो जाएगी। तो इस तरह से उनको एक प्रैक्टिकल शेप देना उनके कंसेप्ट को जरूरी है। तो करिकुलम यहाँ पे हमें हेल्प करता है। ये उसके हो गए दो कंसेप्ट, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट, नैरो कंसेप्ट जो कंटेंट बेस्ड होता है, एक हो गया मॉडर्न कंसेप्ट जो यूटिलिटी बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया और फ्लेक्सिबल है बेसिकली। तो ये किस, इसमें क्या क्या आता है हमारा, करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलर एक्टिविटीज में वो चीज हो गई जो हम लोग ये पढ़ते थे, हमारा कंटेंट। ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट में जो हम कंटेंट पढ़ते थे वो करिकुलर हो गया। को करिकुलर हो गया हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। अब इसमें वो एक्टिविटीज भी आ जाती है जो थ्योरी प्लस आपकी प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे साइंस हो गया, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें हैं। को करिकुलर में दूसरी एक्टिविटीज हो गई, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं। अब डिबेट करते हो आप, कॉम्पिटिशन्स करते हो आप, क्विजेस करते हो। अगर हम मैं कहूँ कि क्विजेस है को करिकुलर एक्टिविटी, साइंस का क्विज रख लिया तो वो साइंस से रिलेटेड हो गया, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया। तो करिकुलर और को करिकुलर, यहाँ भी इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो इस तरह तो हम क्या मानेंगे, तो करिकुलम क्या हुआ हमारा, curriculum can be taken into specific content of education, है ना। student have to study to obtain different certificate और degrees। तो वही जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिफरेंट कोर्स का डिफरेंट करिकुलम होता है, डिफरेंट करिकुलम हुआ तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो अब जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो बहुत जो लोगों के मन में ये एक डाउट होता है, वो करिकुलम को कई बार सिलेबस समझ लेते हैं, पर सर करिकुलम और सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। करिकुलम जो हमने अभी डिस्कस किया पहले बहुत वाइडर टर्म है, और कंपैरेटिवली जो सिलेबस है वो एक नैरो टर्म है। तो हम लोग इसका भी एक डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। सिलेबस क्या होता है, मोर स्पेसिफिक एंड नैरो, स्पीकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ स्टडी, बेसिस ऑफ राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स और प्रिपेयरिंग टीचर गाइड्स। बेसिकली क्या है, एक चैप्टर है मुझे पढ़ाना है, ठीक है, कितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ाना है। तो सिलेबस में 4 यूनिट्स का हमारा अगर एक सिलेबस हो गया, एक सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया, तो 4 यूनिट्स वो सिलेबस में होगी। सिर्फ वो 4 यूनिट होगी, क्या पढ़ना है बस, ओनली। पर करिकुलम में हमें क्या चीज बताती है, क्या पढ़ना है, उसके साथ साथ ये भी बताता है कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है,
है ना, और कब तक पढ़ना है, ये सब कुछ हमें करिकुलम में बताता है। सिलेबस में हमें सिर्फ ये बताता है क्या पढ़ना है, दैट्स इट, मोर स्पेसिफिक एंड नैरो, सिर्फ एक कंटेंट के बारे में, कंटेंट की हेडिंग्स हम लोग जिसमें देखते हैं, है ना। तो जैसे हम स्कूल के सब्जेक्ट्स में देखते हैं ना कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, बस हेडिंग्स लिखी होती है, हमें उसमें ये नहीं लिखा होता वो क्यों पढ़ना है, ये भी नहीं लिखा होता कितनी देर तक पढ़ना है, ये भी नहीं लिखा होता क्यों कैसे पढ़ना है। तो ये सब हमें करिकुलम गाइड करता है। तो इसलिए सिलेबस जो बहुत नैरो टर्म है करिकुलम के जो है कंपैरेटिवली, तो करिकुलम को जो मिस इंटरप्रेट किया जाता है सिलेबस कैसे एज अ सिलेबस, है ना, पर जो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस भी हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। अब करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। अब करिकुलम जो है refers to the subjects that are subjects only subjects that are studied and prescribed for study, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, सोशल स्टडीज, जो है ना, ये सब्जेक्ट्स है ना हमें बताते हैं। करिकुलम क्या है, दैट आर स्टडीड और प्रिस्क्राइब स्टडीड इन अ स्कूल और कॉलेज, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, सारे सब्जेक्ट्स। अब जो एक सिलेबस है वो एक सिलेबस सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आउटलाइन देता है, आउटलाइन कि हमें उसमें क्या पढ़ना है। हर, क्योंकि आप खुद देखते हैं, हम लोग जब सिलेबस देखते हैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है ना। तो सिलेबस एक नैरो हो गया है ना, जिसकी एक सिर्फ एक आउटलाइन होती है, पर करिकुलम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो स्कोप जो है इसका एक वाइडर है करिकुलम का। अब यहाँ पे जो इसका स्कोप है सिलेबस का वो नैरो हो गया, ठीक है। और करिकुलम क्या है, इट इज ए डेफिनेट पार्ट ऑफ होल क्लासरूम मैनेजमेंट, होल क्लासरूम मैनेजमेंट, कैसे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कब तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सब कुछ आ जाता है इसमें, है ना। वेरियस कोर्सेज आर डिजाइन टू रीच अ पर्टिकुलर प्रोफिशिएंसी और क्वालिफिकेशन, बच्चे की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, है ना, इसको क्वालिफाई करना है। पर सिलेबस क्या कहता है, इट गिव्स ओनली अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, बस, है ना। उसके बाद रीडिंग असाइनमेंट्स, होमवर्क, डेडलाइंस, हमें हम लोग उसमें सिलेबस में अपने पढ़ते हैं कि उसमें क्या है, एक सिलेबस ऊपर ऑब्जेक्टिव्स दे दिया, इसमें बच्चा क्या क्या कर लेगा, उसको क्या क्या याद हो जाएगा, नीचे उस क्या क्या पढ़ेगा, स्पेसिफिकली उसको टर्म्स डाली होती है, और नीचे क्या होता है, एक आपका असाइनमेंट्स दिए होते हैं जिसको हम सेशनल वर्क कहते हैं, नीचे असाइनमेंट्स दिए होते हैं, और उसके बाद एक सजेस्टेड रीडिंग्स दी होती है बेसिकली, है ना। और ऊपर आप वो भी दिया होता है आपको, टाइम लिमिट भी दी होती है, असेसमेंट कितनी लगेगी, है ना। पर वो सिर्फ क्या होता है सिलेबस में, हम लोग क्या देखते हैं, अगर वो जो अगर नंबरिंग भी ऊपर लिखी होती है तो हम लोग ये देखते हैं वो नंबरिंग कितनी है, सिर्फ उस सिलेबस की है। अब करिकुलम सारे सब्जेक्ट्स की बात करता है, पर सिलेबस सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही बात करता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो वो सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा है, हिंदी है तो हिंदी की बात कर रहा है। उसके बाद इट इज अ बिगर कंसेप्ट विच इंक्लूड्स सिलेबस। तो सिलेबस क्या हुआ यहाँ पे, करिकुलम का पार्ट हो गया, बिकॉज करिकुलम में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और तो सिलेबस है सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस होते हैं, तो वो सारे जो है करिकुलम का पार्ट हो गए, तो वो उसमें इंक्लूड हो गया, तो वो उसका एक पार्ट माना जाएगा। पर यहाँ पे जो सिलेबस है ना, वो क्या पार्ट ऑफ कंसेप्ट करिकुलम, वही चीज हो गई वाइस वर्सा। इट इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट्स एंड सब्जेक्ट्स, कंटेंट और जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स एक सब्जेक्ट का एक करिकुलम, वही चीज है। तो इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। तो करिकुलम में क्या है, किस चीज का हमारी फिलोसफी को फॉलो किया जाता है, एजुकेशन को, कि हमारी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, है ना। पर वहां पे करिकुलम में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी ऑब्जेक्टिव्स और एम्स की, वो करिकुलम में डिफाइन करते हैं हम कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए। बीए है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ साइंस, है ना, कोर्सेज की, बीएड की अगर बात करें, एमएड की बात करें, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, है ना। इनके ये तो कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सिलेबस में क्या है, सिलेबस में इन चीज का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें कोई फिलोसफी नहीं फॉलो होती जो सब्जेक्ट में, उसमें सिर्फ आपको कंटेंट दे दिया जाता है, फिलोसफी वगैरह सारा जो है करिकुलम, हमारे करिकुलम में डिसाइड किया जाता है, ठीक है। फर्दर करिकुलम क्या है, इट इज एन इंक्लूजन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स, वही बात होगी, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, और सिलेबस में क्या है, उस सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट कवर होता है बेसिकली,
एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, काफी सारे भी हो सकते हैं, है ना। फिर इट एम्फोसिस इज गिवन ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड बिकॉज हमने पहले जब मॉडर्न कंसेप्ट में हमने क्या देखा, को करिकुलर एंड को करिकुलर। तो को करिकुलर और करिकुलर दोनों क्या है आपके, 3H, हेड, हार्ट एंड हैंड, है ना। तीनों चीज पे फोकस करता है। किस चीज पे, कॉग्निटिव आपकी एबिलिटी हो गई, और अफेक्टिव आपकी एबिलिटी हो गई, और साइकोमोटर आपकी एबिलिटी होगी। कॉग्निटिव आपके माइंड से रिलेटेड, अफेक्टिव आपके हार्ट, है ना, इमोशन से रिलेटेड, एंड साइकोमोटर आपकी फिजिकल, है ना, जो आप स्पोर्ट्स में करते हैं। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट में ये फोकस करता है। पर सिलेबस जो आपका सिर्फ इंटेलेक्चुअल यानी आपके कॉग्निटिव माइंड से रिलेटेड, आपको कितनी यानी कितना याद करना है, कितना समझना है, बस बैठे बैठे भी वो काम हो सकता है। तो करिकुलम क्या है, इट ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंट बिहेवियरल चेंजेस। तो जब हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करें तो बिहेवियरल चेंजेस तो आएंगे। कैसे आएंगे, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की थी ना, अगर सपोज करो मुझे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, या मैंने एक लैब में जाके उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके देख लिया, तो मुझे समझ आ गया। जब मुझे समझ आ जाएगा, मेरे बिहेवियर में जो चेंज आएगा, चेंज कैसे आएगा, मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बिकॉज मुझे वो कंसेप्ट समझ में आ गया, है ना। पर सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं होता। इट डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन बिहेवियर, इट ओनली हेल्प्स अस टू नो व्हाट कंटेंट वी आर सपोज्ड टू स्टडी और रीड, ठीक है। एंड इस हिसाब से जो हमारा करिकुलम है बिगर कंसेप्ट हो गया, है ना, बिकॉज इसमें सारी एक्टिविटीज आ गई जो ऑलराउंड डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करती है। और सिलेबस में क्या हो गया, पार्ट ऑफ कंसेप्ट करिकुलम, बिकॉज इसमें कंटेंट और सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। लास्ट, सॉरी ये वाला रिपीट हो गया हमारा लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया। करिकुलम जो वाइडर टर्म है, सिलेबस जो बहुत नैरो टर्म है। करिकुलम जो है सारे सब्जेक्ट, सारे को करिकुलर और करिकुलर की बात करता है, जबकि सिलेबस जो है हमारे सिर्फ कंटेंट पार्ट और इंटेलेक्चुअल हमारे जो लर्निंग पार्ट से रिलेटेड उससे बात करता है, जो बैठे बैठे आप पढ़ते हो सिर्फ उससे रिलेटेड। यहाँ हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस, करिकुलम हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसकी जरूरत क्यों है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, कहाँ काम आता है। अब इसकी डिफरेंट इम्पोर्टेंसेस हैं। टीचर्स के लिए अलग इम्पोर्टेंस है, स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट इम्पोर्टेंस है, इसकी पेरेंट्स के लिए अलग इम्पोर्टेंस है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इसकी अलग इम्पोर्टेंस है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स, सबसे पहले टीचर्स की बात आती है, ठीक है। टीचर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन टू वर्क, ऑब्वियसली हमें हेल्प करता है, ये डायरेक्ट करता है हमें कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस लिए पढ़ाना है, इन सबके सवालों के जवाब मिलते हैं इसमें। अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है हमें बताता है कि हमें वो चीज क्यों पढ़ानी है। पहले तो डायरेक्शन टू वर्क क्या करना है, उसके बाद क्यों करना है, अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल, ये हमें हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे। फिर एग्जामिनर्स गाइड, एग्जाम हमें कैसे लेना है, बच्चों का इवैल्यूएट उसको कैसे करना है, उसकी हम लोग मार्किंग करते हैं। हम लोग उनकी डिफरेंट एस्पेक्ट, हमने भी ऑलराउंड डेवलपमेंट में डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, है ना। तो ये क्या है, ये तीनों एक एस्पेक्ट्स है स्टूडेंट्स के, है ना। तो हमें उस सबको एग्जामिन करना है, बिकॉज ऑलराउंड डेवलपमेंट और उसकी वैल्यूएशन तभी मानी जाएगी, तो उसमें हमें हेल्प करता है करिकुलम। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजी, कि किस मेथड से हमें पढ़ाना है, वो टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। भी टॉपिक जो है वो एक लेक्चर के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, पर कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं उसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। कई बार टॉपिक आपको ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल आपको कई बच्चों को ले जाना पड़ता है, वहां जाकर दिखाना पड़ता है, लेबोरेटरी में कई बार आपको करके उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, कई बार उनको वीडियो दिखानी पड़ती है। तो किस तरह की मेथोडोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। बेसिकली आपके जो भी कॉन्सेप्ट आप उनको सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हैं, उस पे डिपेंड करता है। फिर बैलेंसिंग करिकुलम एंड को करिकुलम वर्क, तो करिकुलम बेसिकली हमने अभी पढ़ा कि को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज को मिला के जो हमारा करिकुलम बनता है, तो उसको बैलेंस करना भी जरूरी है। अब ये तो है नहीं कि हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट को छोड़ के हम लोग सब थ्योरेटिक सॉरी हम लोग सब प्रैक्टिकल करते रहे, या प्रैक्टिकल को छोड़ के हम लोग सिर्फ कंसेप्ट क्लासरूम में पढ़ते रहे, नहीं। हम दोनों को बैलेंस करना भी जरूरी है। यहाँ पे हमने किसी कंसेप्ट को पढ़ा तो हमें लेबोरेटरी में जाके उसका प्रैक्टिकल करना भी उतना ही जरूरी है, तभी वो बैलेंस जो है लर्निंग कहलाई जाएगी, बैलेंस टीचिंग एंड लर्निंग कहलाई जाएगी।
उसका जो है असल जो रियल लर्निंग तभी होगी। उसके बाद सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज कैसे? बिकॉज करिकुलम हमें हमें जो हेल्प करता है, पहली बात वो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हमें हेल्प करता है ना। करिकुलम का पार्ट क्या था हमने अभी जो हमने डिस्कस किया, सिलेबस। तो सिलेबस क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसमें सिस्टमाइज कर दिया है। हम लोग जब देखते हैं एक अपने सिलेबस को, तो हम देखते हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। सबसे पहले इजी जो आपके कंसेप्ट होते हैं, इजी टॉपिक्स होते हैं, धीरे 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 नीचे आते जाते वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। वो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है। वो और वो जो टॉपिक्स है वो क्या है? कंसेप्ट है, नॉलेज आपको देने के लिए। तो वो सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है, करिकुलम का पार्ट है। तो वो हमें हेल्प करता है एक तरह से, एक टीचर को हेल्प करता है हमें क्या कैसे पढ़ाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो मैक्सिम को फॉलो करने के लिए। टीचर्स ग्रोथ हमें हेल्प करता है करिकुलम, बिकॉज हमारी हम लोग जब करिकुलम की बात करते हैं, अब करिकुलम एक रिजिड तो है नहीं सिलेबस की तरह, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मीन्स उसमें डेवलपमेंट होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जब चेंजेस आते रहते हैं, हम लोगों को भी वो चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। जब हम उस चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे तो बेसिकली हमारी भी ग्रोथ होगी। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ट्रेडिशनल करिकुलम के अकॉर्डिंग बात करूँ कि मुझे सिर्फ लेक्चर देना है, एक टॉपिक है, मुझे सिर्फ लेक्चर देना है, मैं लेक्चर दूंगी बस, ठीक है। और आज की डेट में क्या है, हम लोग क्या फॉलो करते हैं? आज की डेट में हम देखते हैं कि एक टीचर को आईसीटी यूज करना आना चाहिए, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे सॉफ्टवेयर आ गए आज की डेट में, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी जैसे मैं भी ये एक ऑप्शन ही यूज कर रही हूँ, ये भी एक आईसीटी का पार्ट है। मुझे अगर ये नहीं आता होगा, मैं अगर मैं सिर्फ कैपेबल होंगी कि मैं सिर्फ क्लासरूम में जाऊं और सिर्फ लेक्चर दूं, वो मेरी ग्रोथ का पार्ट नहीं होगा। बिकॉज मेरी ग्रोथ नहीं हुई, बिकॉज मुझे ये नए इक्विपमेंट्स या ये नए जो टेक्नोलॉजी मुझे यूज करनी नहीं आती, मेरी ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। बिकॉज आज के जो स्टूडेंट्स की नीड, हम लोग क्या बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स की करिकुलम क्या है, स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स की आज के स्टूडेंट्स की नीड डिफरेंट है, आईसीटी से ज्यादा जल्दी ग्रास्प करते हैं कंसेप्ट्स को। तो ऐसे अगर टीचर को आएगा अगर वो आईसीटी यूज करना, तो एक फैसिलिटेट करने में हमको स्टूडेंट की जो नॉलेज है उसको देने में हमें हेल्प मिलेगी, तो वो हमारी भी ग्रोथ हुई, ठीक है। अब डायरेक्शंस टू वर्क की अगर हम बात करें, जैसे टीचर स्टार्ट्स एक्टिविटीज with the help of curriculum as she knows well in advance what is to be done। जैसे भी मैंने बताया क्या करना है, कैसे करना है ना। तो उसको एक कोर्स की आउटलाइन मिल जाती है, ताकि वो अपने लोग, हम लोग प्लान करते हैं ना, लेसन प्लान्स बनाते हैं कि हम लोगों को जो वो कंटेंट को प्लान किया जा सके। हमें कंटेंट को प्लान करना है, कंटेंट क्या पढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव्स पहले तो हम बनाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ये हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स है, बच्चों को ये आ जाएगा लेसन के एंड में, है ना। प्लान करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या प्लान करते हैं, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज प्लान करते हैं। मुझे चॉक बोर्ड यूज करना है, मुझे कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट यूज करना है, मुझे मॉडल यूज करना है। if I want to use a chart, if I want to use a presentation, किस तरह से, या फिर मुझे बच्चों को कहीं बाहर ले जाके कुछ दिखाना है ना। अगर जैसे अगर साइंस की बात करूं, तो साइंस में अगर आपको कोई प्लांट या फ्लावर का प्लांट का कुछ अगर आपको कंसेप्ट समझाना हो, तो बच्चों को बाहर ले जाके आपको दिखाया जा सकता है ना, कैसे, वो टीचिंग स्ट्रेटेजीज में आपके आ जाता है ना। तो करिकुलम क्या है, गिव्स डायरेक्शन टू टीचर एक्टिविटीज। तो इन सबको जो है हमें हेल्प करता है प्लान करने में। उसके बाद हमारे आते हैं अटेनमेंट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज करिकुलम क्या है, मींस टू अचीव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बिकॉज करिकुलम ही तो हमें, पहले ही बात हमने अभी क्या पढ़ा, डायरेक्शन। तो वो डायरेक्ट ही तो कर रहा है, डायरेक्ट क्या, अटेन करने के लिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो बता रही है, उसने डायरेक्शन भी दे दी हमें, ऐसा 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 करो, बच्चों को आ जाएगा, है ना। तो करिकुलम क्या है, मे इट हेल्प्स टू मेक थिंग्स वर्दी एंड कैन थिंग्स राइट इन डायरेक्शन। अगर मुझे पता ही नहीं होगा मुझे करना क्या है, कैसे पढ़ाना है, मैं तो जैसे मर्जी जाके पढ़ाए आऊंगी, बच्चों को समझ आए ना आए, मेरी सिरदर्दी नहीं है, मेरी हेडेक नहीं है। पर नहीं, यहाँ पे करिकुलम हमको क्या कहता है कि मेरी हेडेक है कि बच्चों को आना चाहिए, बिकॉज इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर स्टूडेंट को नहीं आएगा, तो टीचर, एक टीचर पे ही कहते हैं ना उंगलियां उठती है कि तुम्हारा टीचर कैसा है। तो एज अ टीचर हमको जो है करिकुलम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर एक एग्जामिनर्स गाइड हमने जैसे पढ़ा था, इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म बाय अ टीचर इज इवेल्युएशन।
तो ये हमें किस चीज में गाइड करता है कि हमें जो स्टूडेंट को स्टूडेंट को इवेलुएट कैसे करना है ना, करिकुलम उसमें हमें इवेलुएशन टेक्निक्स के लिए गाइड करता है कि किस तरह से हमें करना है। हम कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकते हैं, उनके नंबर हमें लगते हैं ना, हमें मिलते हैं प्रोजेक्ट वर्क, हम फाइल वर्क कितना करते हैं, कई बार हमें विजिट्स करते हैं, है ना, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, कई बार क्लासरूम एक्टिविटीज करते हैं, वो सब कुछ इवेलुएशन का पार्ट है। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्म में बच्चे की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक्टिविटीज भी कंडक्ट करवा सकते हैं, है ना, वो भी एक इवैल्यूएशन का पार्ट है। अब जैसे हम लोग कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे जो है स्किट परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्स ड्रामा परफॉर्म करते हैं, वो भी उसकी भी तो इवैल्यूएशन होती है। एक रूब्रिक्स की फॉर्म में हम लोग जो है उनकी इवैल्यूएशन करते हैं हर एस्पेक्ट की। तो ये करिकुलम ही हमें जो है गाइड करता है कि एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक हमें जो है कौन सी अपनानी है, अप्रोप्रिएट कौन सी हमें सूट करेगी, कौन सी मतलब हमारे जो जिस सब्जेक्ट या जिस टॉपिक या जिस भी सब्जेक्ट की हम लोगों की इवैल्यूएशन करनी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं, वो इवैल्यूएशन से ही पता चलता है हमें। उसके बाद हमारा आता है मेथडोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ मेथडोलॉजी कि मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, है ना, विच हेल्प द टीचर्स टू डिवाइस प्रॉपर मेथड, कौन सा मेथड, किस तरह से लेक्चर मेथड यूज करना है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करना है, प्रोजेक्ट मेथड यूज करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करनी, कोई भी मेथड में यूज कर सकती हूँ। तो मुझे करिकुलम गाइड करेगा। करिकुलम में क्या होता है, वहां पे टॉपिक्स के साथ कई बार मेथड्स बताए होते हैं कि टीचर ये सो एंड सो मेथड्स जो हैं अडॉप्ट कर सकती है, जो है पढ़ाने के लिए टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है ना। तो इट बेसिकली क्या करता है, गाइड्स, है ना, टू सिलेक्ट टीचिंग मेथड्स या फिर टेक्निक्स, रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब अगर मैं टेक्निक की बात करूं, अगर मेरी क्लास है सपोज, ठीक है, अगर मैंने सपोज लेक्चर मेथड, अगर मैंने अपनी टेक्निक यूज की, सपोज अगर मेरी क्लास में स्लो लर्नर है या कोई स्पेशल बच्चा है, तो लेक्चर मेथड काम नहीं करेगा। तो करिकुलम मुझे वहां पे ये बताएगा कि उन बच्चों के लिए मुझे कुछ मतलब ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा कि दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ उन स्पेशल बच्चों को भी समझ आए। अब क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं नॉर्मल बच्चों को अलग पढ़ाऊं या उन स्पेशल बच्चों को, स्लो लर्नर्स को अलग पढ़ाऊं। तो बेसिकली करिकुलम मुझे वहां ये गाइड करेगा कि मुझे स्पेशल कोई मेथड या टेक्निक वैसी यूज करनी है। आगे हमारा आता है बैलेंसिंग करिकुलम एंड को करिकुलम वर्क, है ना, टू बैलेंस करिकुलर एंड को करिकुलर वर्क ऑफ अ लर्नर, ए वेल ऑर्गेनाइज करिकुलम इज इम्पोर्टेंट टू अ टीचर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है मुझे, अब यहाँ पे हम प्लानिंग की बात कर रहे थे, है ना, तो मुझे किस तरह से प्लान करना पड़ेगा कि करिकुलम जो उनका जो है कॉन्सेप्चुअल, जो बेसिकली थ्योरेटिकल वर्क है करिकुलम, है ना, वो भी साथ साथ चले और उनके साथ साथ जो उनका को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो भी साथ साथ चले, मतलब उसको बैलेंस करके ही उनकी जो है लर्निंग हो। अब ये कहाँ होती है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमने स्कूल में भी हम देखा भी होगा, किया भी होगा, हमने अगर कोई सपोज साइंस का कोई कंसेप्ट पढ़ा, आज टीचर ने कोई कंसेप्ट पढ़ाया या सपोज मैंने पढ़ाया कोई साइंस का कंसेप्ट पढ़ाया, ठीक है, थ्योरी हमने पढ़ ली, हम लोग क्या करते हैं फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, कल हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, है ना, बिकॉज कल थ्योरी पढ़ी थी, आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो बेसिकली बिकॉज साथ साथ चलता है, उसको बैलेंस करना जरूरी है, बिकॉज अगर मैं बोलूंगी कि चलो हम परसों करेंगे या नेक्स्ट वीक करेंगे, तब तक उनको वो कंसेप्ट ही भूल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे भी मैंने पहले भी कहा कि कंसेप्ट जो है थ्योरी हमें कई बार तब याद होती है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, कई बार प्रैक्टिकल से ही हमें थ्योरी याद हो जाती है, थ्योरी वैसे समझ में नहीं आई जब तो प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे। तो इस तरह से बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पे सिर्फ लेबोरेटरी और सिर्फ एक क्लासरूम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम लोग दूसरी एक्टिविटीज की भी बात करते हैं। अगर हम दूसरी एक्टिविटीज की बात करें, स्पोर्ट्स हो गया हमारा जो, और दूसरी हम लोग जो एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते हैं को करिकुलर में, है ना, एनएसएस आपका हो गया, है ना, आप स्किट्स करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करते हैं, डिबेट्स हो गए, क्विजेस हो गए, डांस कंपटीशन, ये सब इन सब का बैलेंस होना जरूरी, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस की बात इसलिए हो रही है बिकॉज बच्चा सिर्फ वैसे पढ़ पढ़ के थक जाएगा। तो एक वो एक रिक्रिएशनल का भी एक जो है ना रोल प्ले करता है, वहां पे उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो जाती है एक तरह से। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि
आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कल भी हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, थर्ड डे भी पढ़ रहे थे, चौथे दिन हमने चेंज कर दिया, कोई एक्टिविटी कंडक्ट करा दी, तो स्टूडेंट्स खुश होते हैं। वो आप खुद देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे इतने खुश होंगे आज पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनको भी चेंज चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना जरूरी है, वो कंडक्ट कराने भी जरूरी है। तो वो एक जो है एक वेल ऑर्गेनाइज करिकुलम हमें किस चीज के लिए गाइड करता है कि हमें कैसे बैलेंस करना है हमारी जो क्लासरूम करिकुलम जो है और एक को करिकुलम वो। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। तो टीचर को कैसे करता है, वो हेल्प करता है, एबल टू प्लान एंड प्रोसीड सिस्टमैटिकली, है ना। तो करिकुलम का पार्ट हो गया हमारा सिलेबस, वो हमें हेल्प करता है, वो पहले ही ऑर्गेनाइज होता है, पहले ही वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैक्सिम्स को फॉलो करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टीचर के को प्रोवाइड किया जाता है ना। तो टीचर को किस चीज में हेल्प करना है ना, यूनिट्स में देता है ना, कि वो वाली जो हमें नॉलेज है बच्चों को देनी है ना, वो सिस्टमैटिक वे में। तो ऐसे ही हम लोग अपनी सिस्टमैटिक वे में जो हम लोग उसको प्लान कर सकते हैं, बिकॉज हमें अगर सिस्टमैटिक वे में अगर मिलेगा तो हाँ, तो भी हम आगे जो स्टूडेंट्स को सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट कर सकेंगे, वरना हमारा अपना टीचर का भी बर्डन बढ़ जाता है। इसलिए करिकुलम जो है हमें हेल्प करता है नॉलेज को प्रेजेंट करने में, कितने में कैसे सिस्टमैटिक मैनर में, है ना। दस दिस विल लेंड होलसम टू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एक होलसम लर्निंग एक्सपीरियंसेस जिसको ऑलराउंड हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंस कहते हैं, वो प्रोवाइड करने में एक टीचर की हेल्प करता है। तो ये हमने जो है इंपॉर्टेंस देखी टीचर की। उसके बाद टीचर्स की ग्रोथ कैसे, जैसे बाय डिस्कसिंग आर न्यू टेक्निक्स, है ना, लर्निंग न्यू स्किल्स, अभी जैसे मैंने आईसीटी का जैसे एग्जांपल दिया, टू मैच द नीड्स ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम फ्लेक्सिबल जैसे चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी भी मतलब जो है ग्रोथ करनी जरूरी है, नई नई टेक्निक्स सीखनी जरूरी है, नए कंसेप्ट सीखने जरूरी है। आज की डेट में सिर्फ ब्लैक बोर्ड एंड चौक नहीं रह गया, आज की डेट में और बहुत सी चीजें आ गई हैं। एक टीचर को उसके अलावा भी एक क्लासरूम में जाने से पहले कुछ साथ में लेके जाना होगा, ताकि वो एक जो अपना लेसन है उसको इंटरेस्टिंग बना सके। क्योंकि अगर जितना इंटरेस्टिंग टीचर एक अपने लेसन को बनाती है, उतना स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं, और जितना अगर स्टूडेंट्स आपके टीचिंग को एंजॉय करना शुरू हो गए, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी क्या स्टूडेंट्स की भी ग्रोथ हो रही है, वहां पे ग्रोथ मानी जाएगी। ठीक है, वहां पे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ मानी जाएगी, स्टूडेंट्स की लर्निंग ग्रोथ मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो करिकुलम है हमें हेल्प करता है, वो जरूरी है एक टीचर्स ग्रोथ के लिए, बिकॉज वो हमें एक जो रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, है ना, जो हमारी एजुकेशन में, उसके लिए हेल्प करता है, उससे उसके थ्रू हम लोग जो है अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, नॉलेज ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर नॉलेज ऑफ कंटेंट, integrates knowledge, preparation for competitive exams, maximizing the output, keep students on the right track, teachers growth। सॉरी, ये यहाँ पे आ गया, दोबारा से रिपीट हो गया, टीचर्स ग्रोथ। ठीक है, तो पहला हमारा आता है नॉलेज ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, मुझे तो पता है कि मेरे को बच्चों को क्या सिखाना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, पर करिकुलम बच्चों के लिए क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है, पता होना चाहिए उन्होंने क्या पढ़ना है ना। ऑब्जेक्टिव्स जब तक पता नहीं होंगे, बिकॉज अगर ऑब्जेक्टिव नहीं, एम नहीं पता होगा आपको, आपको क्या क्या पता चलेगा आपको करना क्या है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव किस चीज का काम करता है, एक पाथ का काम करता है, किस पाथ पे आपको चलना है, एक डायरेक्शन का काम करता है, एक डायरेक्शन, एक वे आपको दिखाता है कि वहां तक पहुंचना है और कैसे पहुंचना है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम कैसे काम करता है, स्टूडेंट्स कम टू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, लर्न ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, है ना, जैसे व्हाई दे आर लर्निंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्यों पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट, है ना। पहले के टाइम में जो हमारा ट्रेडिशनल या ओल्ड कंसेप्ट था, उसमें यही होता था, हम लोग या टीचर के हम लोग यही अपने आप से ही पूछते थे, हम सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, अगर हमें समझ नहीं आता तो मैथ पढ़ क्यों रहे हैं, साइंस पढ़ क्यों रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा, है ना। पर आज की डेट में उन सवालों के जवाब जो हमें ऑब्जेक्टिव से मिलते हैं, है ना, तो वो जब ऑब्जेक्टिव जो बच्चों को पता चलेंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब्जेक्ट बच्चा क्यों पढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा, दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्टिविटीज ऑफ लर्निंग, बिकॉज उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, उनको पता चलेगा कि बाहर जाके वो उस नॉलेज को कहाँ यूटिलाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है हमारी नॉलेज ऑफ कंटेंट। स्टूडेंट हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट दे विल लर्न इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो बेसिकली क्या है, अब वही सिलेबस, सिलेबस ही अगर यहाँ पे बात करें, सिलेबस ही है, सिलेबस अगर जब बच्चों को पता होगा सिलेबस में क्या क्या है, तो वो कंटेंट है सिलेबस बेसिकली,
वहां पे बच्चों को क्या पता चलता है कि बच्चों ने क्या क्या पढ़ना है ना। कि अब वहां पे सिलेबस को भी एक डिवाइड किया होता है। आज पहले जैसे एनुअल सिस्टम होता था, अब सेमेस्टर सिस्टम है, तो एक सेमेस्टर में बच्चों को कितना कंटेंट पढ़ना है, वो नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करिकुलम से होती है। करिकुलम का पार्ट है सिलेबस, तो सिलेबस से बच्चों को कंटेंट का पता चलता है ना। तो करिकुलम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टूडेंट गेट्स द नॉलेज ऑफ ऑल कंटेंट विच दे आर गोइंग टू लर्न। ठीक है। उसके बाद आता है इंटीग्रेट्स नॉलेज। द करिकुलम प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो करिकुलम में ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बच्चों को पता चल जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ने हैं, है ना। द नॉलेज रिलेटेड टू वेरियस टीचिंग सब्जेक्ट्स कैन बी इंटीग्रेटेड एज स्टूडेंट्स कैन कोरिलेट कंटेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। अब आजकल हम टर्म यूज करते हैं कोरिलेट। कोरिलेट इसलिए हम लोग कहते हैं बिकॉज ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि सारे सब्जेक्ट डिफरेंट या अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं। एक के बिना दूसरा सब्जेक्ट अधूरा है। लैंग्वेज नहीं होगी तो लैंग्वेज के, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी तो आप बिना लैंग्वेज के आप दूसरे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ोगे। ठीक है। मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स के फॉर्मूलेज है, आप बोलोगे मैथ्स में फॉर्मूलेज है, बिना लैंग्वेज के आप कैसे पढ़ समझ लोगे कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा। ठीक है। उसके बाद फॉर्मूलेज वो साइंस में भी लगते हैं, है ना। मैथ्स में भी फॉर्मूलेज पढ़ते हो, आप साइंस में भी फॉर्मूलेज पढ़ते हो। साइंस नहीं पढ़ोगे तो पता कैसे चलेगा कि जो आपका नेचर कैसे चलता है, लॉज ऑफ नेचर क्या है ना। प्रैक्टिकल कैसे काम करता है, सूरज उगेगा क्यों, हम लोग जमीन पर क्यों है ना। और हवा क्यों है, हमें हवा की जरूरत क्यों है, हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। और मैथ से अगर मैं रिलेटेड बात करूं, हम लोग जब घर बनाते हैं तो इसमें इंजीनियर्स इसी चीज का यूज करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज करते हैं इंजीनियर्स जो होते हैं, है ना। तो एक भी बिल्डिंग गलत बन गई तो खराब हो गया। अब सारे इंटर रिलेटेड हैं, अगर मुझे पता चल गया, यहाँ मैंने साइंस भी पढ़ा होगा तो मुझे ये भी पता चलेगा कि अगर मैं एक जगह को साफ करके वहां पे कोई बिल्डिंग क्रिएट कर रही हूँ, कोई बिल्डिंग बना रही हूँ, वहां से अगर मैंने पेड़ काट दिए तो क्या नुकसान होगा, दोनों कोरिलेट हो रहे हैं आपस में। तो इसीलिए बच्चों को इंटीग्रेट नॉलेज मिलती है, ये हमें जो है गाइड करता है, कौन बताता है, करिकुलम। ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट। एज द करिकुलम प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी नॉलेज टू द स्टूडेंट्स मॉडिफाई देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। ठीक है। मैक्सिमाइजिंग और आउटपुट का कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने तो आपको अगर क्लासरूम में पढ़ा दिया, ठीक है, जितनी कोशिश है, नेसेसरी नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, थ्योरेटिकल भी करवा दी, आपको प्रैक्टिकल भी करवा दी, पर एक स्टूडेंट की अपनी भी कैपेबिलिटी होती है ना। मैंने एक पढ़ाया, स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी है, वो आगे से और 4 लर्न करके आएगा, है ना। अंदर से मोटिवेशन आएगी, वो और 4 लर्न, अगर उसको इंटरेस्ट होगा, है ना, मोटिवेशन होगी तो वो उसके बारे में 4 चीजें और लर्न करेगा, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, है ना, उसका बिहेवियर में चेंज आता है ना। तो दे मॉडिफाई देमसेल्व्स एंड वर्क दैट वर्क्स फॉर देयर बेस्ट, है ना। इस तरह से क्या है, करिकुलम हेल्प करता है स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमाइजिंग देयर आउटपुट, उनकी आउटपुट अच्छी निकल के आती है बिकॉज वहां से उनका जो है जो इंटरेस्ट बढ़ता है। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बेसिकली आउटपुट तो उनकी अच्छी निकलेगी ना, जब हम उनको देखेंगे तो उनकी नॉलेज में कितना, मतलब कहते हैं ना, एक इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो एक उनकी आउटपुट अच्छी निकल के आती है। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो करिकुलम हमें हेल्प करता है इन एज ऑफ, अभी आज की एरा कॉम्पिटेटिव एरा है, हमें कहते हैं हर फील्ड में हर जगह कंपटीशन है ना। तो करिकुलम क्या कहता है, स्टूडेंट हेल्प करता है, स्टूडेंट्स कैन प्लान देयर होम स्टडीज एंड प्रोग्राम्स। अब स्टूडेंट अगर स्कूल की बात करूं, अगर मैं स्कूल में अगर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर मैं मैक्सिमाइजिंग की आउटपुट से इसको जोड़ूं, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ गया, बच्चे ने अपने आप को मॉडिफाई किया, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, आगे वो क्या प्लान करेगा अपने बारे में उसी सब्जेक्ट से कि हाँ ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मेडिकल है तो मैं नीट का एग्जाम दूंगा, तो वो मेडिकल सब्जेक्ट पे फोकस करेगा, है ना। इंजीनियर बनेगा तो मैथमेटिक्स साइंस सब उस सब्जेक्ट्स पे वो फोकस करेगा, तो उस अकॉर्डिंग वो प्लान करेगा, उस सब्जेक्ट पे वो फोकस करना शुरू कर देगा, है ना। तो ये सब हमें जो है करिकुलम से ही हेल्प मिलती है। तो हमें जो है यहाँ पे हम अगर देखें तो ये हमें फ्यूचर हमारा प्लान करने में हेल्प कर रहा है ना।
तो हमें क्या करता है, किस चीज में हेल्प करना है, प्रिपेयर ourselves for that those competitive exams. ओके, कीप स्टूडेंट्स ऑन द राइट ट्रैक। तो बेसिकली हमें जो करिकुलम स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है, उनको राइट ट्रैक में हेल्प करता है। राइट ट्रैक कीप्स उनको एक सही दिशा प्रोवाइड करता है ना, है ना। वो अपनी स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, वो करिकुलम ही हेल्प करता है। अब जैसे मुझे अगर कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, मुझे सिलेबस देखा, मैंने करिकुलम देखा, अच्छा ये चीज है, ऑब्जेक्टिव्स ये है, मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। टीचर्स तो मुझे पढ़ा ही रहे हैं, तो मेरी अपनी सेल्फ स्टडी भी तो होगी उसमें। तो सेल्फ स्टडी जब मैं करूंगी, मैं इधर उधर थोड़ी मैं ढूंढूंगी, मुझे वो करिकुलम गाइड करेगा मुझे पढ़ना क्या है। अगर मुझे साइंस पढ़ना है तो मैं साइंस पढ़ूंगी, वो मुझे करिकुलम गाइड करेगा मुझे साइंस में क्या पढ़ना है, क्योंकि अब साइंस में तो कितना कुछ है, साइंस में कितनी बुक्स हैं। तो करिकुलम से मुझे पता चलेगा मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है। अगर कुछ उससे ज्यादा पढ़ना एक्सेप्शनल, वो तो मेरे ऊपर है। इसलिए ये जो है हमें हेल्प करता है टू कीप स्टूडेंट्स ऑन द राइट ट्रैक। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस फॉर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए फॉर फ्यूचर ऑफ देयर वर्ड्स, उनके जो सॉरी उनके जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं पेरेंट्स के, है ना, उनकी फ्यूचर प्लानिंग में इंपॉर्टेंस है करिकुलम और उनकी प्रोग्रेस जानने के लिए, ठीक है। तो प्लानिंग फॉर फ्यूचर ऑफ देयर वर्ड्स, तो जो पेरेंट्स है, अब स्टूडेंट्स तो प्लान कॉम्पिटेटिव की बात कर रही है, अगर जैसे मैं स्टूडेंट्स तो प्लान करते ही हैं, पेरेंट्स भी प्लान करते हैं, मेरा बेटा या मेरा बेटी ये बनेंगे, है ना। वो अपने बच्चों को उसी तरह से उसी वही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वही कोर्स करवाते हैं, वही जो प्रोग्राम्स उनके लिए जो है डिसाइड करते हैं कि बच्चा ये करेगा, है ना। तो उनके लिए भी हेल्प हो जाती है। करिकुलम देखेंगे तो वो करिकुलम के अकॉर्डिंगली जो है सब्जेक्ट्स चूज कर लेंगे, कोर्स चूज कर लेंगे, कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कि वो बच्चा उनका फ्यूचर में जाके क्या बनेगा। हाँ, ये भी है, भी बच्चों की इंटरेस्ट की भी बात होती है कि बच्चे भी उसमें मतलब इन्वॉल्व हो, बच्चों का इंटरेस्ट देख के जो है पेरेंट्स जो है उनका फ्यूचर प्लान करें। फिर चेकिंग द प्रोग्रेस, आजकल तो है ही, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका बच्चा जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उनकी प्रोग्रेस को एक चेक करने के लिए रेगुलरली करिकुलम जरूरी है, क्योंकि करिकुलम अगर पेरेंट्स को भी पता होगा तो उनको पता चलेगा कि बच्चे ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और उसको कितना आता है ना। तो उससे जो बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस में हेल्प मिलती है जानने में। नेक्स्ट हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटर्स, लास्ट। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर प्रिपेयरिंग बजट, यूटिलाइजेशन ऑफ vacation periods, provide dynamism, develops democratic approach। चलो हम लास्ट ये भी देख लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए करिकुलम इंपॉर्टेंट तो इसलिए है ही बिकॉज उन्हें जो है एक बजट बनाना होता है ना, फॉर एलोकेटिंग द फंड्स, है ना, बजट। बिकॉज वहां पे जो है कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोग्रेस होती रहती है, डेवलपमेंट होती रहती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए अभी जैसे आज की डेट में अगर हम अपने स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात करूं मैं, तो हम देखते हैं कि करिकुलम जैसे जैसे चेंज हो गया है, वैसे अब हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स लग चुके हैं, तो वो क्या, वो करिकुलम का एक पार्ट बन चुका है, इसलिए वो वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड बन रहे हैं, लग रहे हैं। तो जब स्मार्ट बोर्ड लगेंगे तो उसके लिए बजट की जरूरत पड़ेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जो करिकुलम किस चीज के लिए गाइड करता है, इंपॉर्टेंट है बजट्स बनाने के लिए। वहां पे उनको आजकल हम लोग देख रहे हैं उनके लिए नए मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बनाया जा रहा है नया, उनके लिए स्मार्ट बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, है ना, नए न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट की जा रही हैं, तो उसके लिए बजट भी जरूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है गाइड करता है कि क्या डेवलपमेंट हुई है, कितना करिकुलम डेवलप किया है, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है बजट अलॉट करना। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ वेकेशन पीरियड्स, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो जो भी प्लान करते हैं, प्लान बनाते हैं, वो क्या अरेंज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा, है ना, जो है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, टीचर्स के लिए। क्योंकि जैसे जैसे अब हम देखते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज टीचर्स के लिए है, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी जरूरी है, उनको नई नई चीजें, अभी जैसे कोविड का टाइम आया तो जो टीचर्स थे, जो पुराने टीचर्स थे, उनको जैसे अगर आईसीटी से वो ज्यादा फेमिलियर नहीं थे, तो वहां पे क्या उनकी वर्कशॉप्स लगाई गई, किस लिए, उनको आईसीटी सिखाने के लिए। बिकॉज अब फर्दर जो है कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो आईसीटी का यूज करके एजुकेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो किसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज की गई, एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा।
सेमिनार्स लगाए गए सॉरी सेमिनार्स लगाए गए, वर्कशॉप्स लगाए गए, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, उनके वहां पे वोकेशन पीरियड जहाँ पे उनका खाली टाइम है वहां पे उनके जो है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह उनको लगाए जाते हैं। इसके भी अब उनके मार्क्स जुड़ने शुरू हो गए हैं, तो ये प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइड्स डायनामिज्म। तो करिकुलम जो है मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डायनामिक, है ना। डायनामिक कैसे, बिकॉज पहली बात तो ये डायनामिक का मतलब जो चेंज होता रहता है ना। हमने पहले भी देखा कि वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है ना। तो वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ना। टीचर इज एंगेज्ड इन मैनिपुलेटिंग सिचुएशंस एंड कंडीशंस टू एनरिच स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस। अब इसमें अगर मैं बोलूं मैनिपुलेट कैसे करेगी, अगर बच्चे को किसी तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई कंसेप्ट, तो मैं क्या कोई दूसरा वे आउट निकालूंगी उसको सिखाने के लिए। मुझे उसको सिखाना है, मुझे ये कोशिश करनी है कि कल को मतलब उसको वो कंसेप्ट इतनी अच्छी तरह से समझ आता है कि वो अपनी अप्लाई कर सके उस कंसेप्ट को, है ना। उससे क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उसका एनरिच होता है एक्सपीरियंस, है ना। तो ये करिकुलम की हेल्प करता है ना, किस तरह से, डायनामिक, इट गिव्स डायनामिज्म टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज उसमें चेंज आते रहते हैं, जैसे जैसे प्रोग्रेस या डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे उसमें चेंज आएगा। डेवलप्स डेमोक्रेटिक अप्रोच, है ना। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच ये क्यों जरूरी है, बिकॉज डेमोक्रेटिक अप्रोच में हम लोग किस तरह की वैल्यूज सीखते हैं, जैसे इक्वालिटी, पैट्रियटिज्म, सिटीजनशिप एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। पहले क्या होता था, ये जो सारी जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को मिल जाया करती थी, एक सब्जेक्ट या फिर जो भी कंसेप्ट सिखाना उसको। आज की डेट में स्टूडेंट को, है ना। एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है, स्टूडेंट जैसा है, उसको नहीं भी आता तो भी उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, तो भी उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते। तो वो डेमोक्रेटिक अप्रोच को जो है फॉलो करता है, ठीक है। इक्वालिटी कि अगर जिसको नहीं आता और जिसको आता है दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर सिटीजनशिप और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, वही चीज हो गई, बेसिकली क्या है कि उनको इन वैल्यूज को सिखाना। बेसिकली हमारा करिकुलम इस चीज पे फोकस करता है, इस चीज को सिखाने के लिए क्या प्रैक्टिकल जरूरी है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, अब सिर्फ इसको कंसेप्ट के थ्रू नहीं पढ़ाया जा सकता। पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म क्या है, पैट्रियटिज्म जो है, अगर मैं बोलूँ कि हाँ हमें देशभक्त होना जरूरी है, हमें जो है अपने देश के लिए मतलब आगे बढ़ के मतलब हर चीज में भाग क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पार्टिसिपेट करना जरूरी है ना। अब सिर्फ एक कंसेप्ट से तो डिफाइन नहीं होगा ना, जब तक मैं उसको बोलूंगी नहीं तुम एनएसएस का या एनसीसी का अपना वो लगाओ, या कोई ऐसी मतलब 26 जनवरी को जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या फिर 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जब तक वहां प्रैक्टिकली वो चीज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको उस चीज की वैल्यू समझ नहीं आएगी, है ना। तो डेमोक्रेटिक अप्रोच बेसिकली रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे हर चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। इसलिए ताकि उसकी जो एक बैलेंस जो पर्सनैलिटी डेवलप हो सके, है ना। बैलेंस डेवलपमेंट तभी होगी जब हम हर एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे। सबसे मेन तो इसमें इक्वालिटी है, डेमोक्रेटिक तभी मानी जाएगी इक्वालिटी, है ना। तो इट हेल्प्स लर्नर टू मेक हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, बिकॉज उसको फिर इस तरह से ऐसा नहीं लगेगा कि सोसाइटी उस पर कुछ जो बर्डन डाल रही है या फिर उसको कुछ फोर्स कर रही है, क्योंकि पहले की सोसाइटी फोर्स करती थी, बच्चे को ऐसा होना चाहिए, बच्चे को ये नहीं बोलना चाहिए, बच्चा मतलब चुप रहना चाहिए, है ना। जैसे हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, वो अपना मतलब जो भी उनको लगता है अपना ओपिनियन नहीं दे सकती, पर आज की डेट में दे सकती, वो एक डेमोक्रेटिक अप्रोच का एग्जाम्पल है। अभी लड़कियां भी अपनी जो है व्यू पॉइंट दे सकती हैं, अपना ओपिनियन दे सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो अब सोसाइटी चेंज हो रही है, इसीलिए उसके साथ वैसा रिलेशनशिप भी चेंज होगा। तो जब वो रिलेशनशिप चेंज करने के लिए थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए, थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होगा हमारा एजुकेशन से, एजुकेशन कैसे चेंज होगी हमारी करिकुलम से, ठीक है। तो करिकुलम क्या है, इस तरह से जो क्या बनता है, पावरफुल वेपन फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज लीडिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, तो बेसिकली और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली बिकॉज नेशनल डेवलपमेंट तो हो रही है, नेशनल डेवलपमेंट होगी कैसे, जब हम लोग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, क्योंकि हमारा जो नेशन है एक डेवलपिंग नेशन है। हम लोग जब बाहर देखते हैं उसको ही देख के हम फॉलो करते हैं ना, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज जो कर रहे हैं, नई चीज कर रहे हैं, इनोवेटिव कर रहे हैं, है ना, कुछ कुछ भी नया कर रहे हैं, हम भी उसको फॉलो करते हैं।
ताकि जो वो जिस चीज को फॉलो करके वो डेवलप बने, ताकि हम भी एक डेवलप नेशंस के जो लिस्ट में आ सके। इसलिए ये चीजें जरूरी है। और जो हमारा करिकुलम है इस चीज को डिफाइन करता है, इस चीज में हमें हेल्प करता है हर एस्पेक्ट को। तो आज के लिए हमारा ये था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट करके मुझे बताइए, और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वीनस एजुकेशनल लर्निंग। थैंक यू। एंड नेक्स्ट हम लोग जो कॉन्सेप्ट है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।